अब सिर्फ एक चीज जो है वो है जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को करनी होगी। अगर वो वापस आते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में रजू करना पड़ेगा कि जो जो आजकल नाफजुल उम्र कानून है उसके तहत 5 साल सजा है और मैं 5 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुका हूँ, लिहाजा मेरी नाअहली खत्म की जाए। और वो जजमेंट जिसमें मुझे नाअहल कर दिया गया है उस वक्त ना तो किसी कानून में लाइफ टाइम थी, यानी इलेक्शन नहीं तो एक्ट फिर में ये जो लाइफ कहा टाइम जा रहा नहीं है कि थी और ना ऑटोमेटिकली ही साबिक आइन में वजीर थी। आजम नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल के लिए की मुद्दत तक तो खत्म हो गई है, यानी ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है 5 साल उसके मुताबिक वो गुजार चुके हैं, इसलिए उनकी नाअहली खत्म हो गई है। तो ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी बल्कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? वैसे तो असूलन ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, लेकिन ये एक आड़े आएगी ये कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में शायद मुश्किल हो कोई मामलात को सही तरीके से चलाना। तो मुझे तो यही समझ आ रही है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ेगा अपनी लाइफ टाइम नाअहली खत्म करने के लिए, इसी बुनियाद पे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मैक्सिमम जो नाअहली की हद मुकर्रर की गई है वो 5 साल है। तो इसका मतलब तो ये है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म नहीं हुई। ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड एट जी दिस पॉइंट इन टाइम। देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और शख्सियत होती जिसको सजा हुई नहीं हुई तो वो नाअहल अगर होते तो उनकी ऑटोमेटिकली हो जानी थी। मसलन कोई एक और ऐसा शख्स जिसकी नाअहली हो गई फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, लेकिन वो सजा नहीं हुआ किसी पीपीसी के तहत, किसी जुर्म के तहत उनको सजा नहीं हुई जिस तरह की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुई है, तो फिर उस बंदे की जो है वो नाअहली वो 5 साल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन इनकी चूंकि ये सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा एक जजमेंट के तहत इनको लाइफ टाइम दी गई है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे एक दफा जरूर जाना पड़ेगा। तो मुश्किल तो है, इसका मतलब इतना आसान तो नहीं होगा जी पॉलिटिकल रिटर्न नवाज शरीफ साहब के लिए। जी 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 यकीनन है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनके लिए किसी किस्म की हर्डल हो, क्योंकि जब उन्होंने आना है तो एक मखसूस बेंच नहीं होगा जिसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज के लोग बार बार बातें कर रहे हैं, शायद वो अवेलेबल ना हो, तो फिर मौजूदा एक्ट के तहत उनको रिलीफ मिल सके। नहीं, आप लेकिन देखें कि लेकिन इस बेंच वक्त कोई भी सबसे हो पहले पाशा जो साहब, बेनिफिशियरी हैं। पाशा साहब बेंच कोई भी हो वो तो आइन और कानून हाँ के जी। तहत ही फैसला करेगा ना। और अगर उस बेंच के सामने भी मैं इस तरमीम को चैलेंज कर दिया जाता है जो इलेक्शन एक्ट में हुई है, तो उस वक्त भी तो फैसला आइन और कानून के तहत ही होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बात यह है कि आपको पता है कि अगर 3 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो उसको अनडू 4 या उससे ज्यादा रुकनी जज बेंच जो है वो कर सकते हैं। जी। और यही वही प्रिवेल करता है जो मेजॉरिटी जजेस, फर्ज कर लें आज ये 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया है, कल इसी किस्म का मामला सेम नेचर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आता है और वो 6 रुकनी बेंच या 8 रुकनी बेंच सुनता है और वो इससे हट के कोई फैसला करता है, तो फिर जो लार्जर बेंच का फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा, ना कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला। ये बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन पाशा साहब ये भी तो देखना होगा कि जिस वक्त का इंतखाब किया गया इस जजमेंट को सुनाने के लिए, यानी 19 जून को ये वर्डिक्ट महफूज हुआ था, आज सुनाया गया है कि जिस वक्त असम्बली तहलील हो चुकी है, हुकूमत घर जा चुकी है, उस वक्त ये फैसला, तो वक्त कितना इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन को सुनाने के लिए? वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तो चीज है कि इसको आप 2 दिन पहले असेंबली तहलील हुई है और आज ही आपने मुकर्रर करके सुना दिया है, तो यकीनन जो जो साबका हुकूमत है उसके जो माहिरीन हैं और जो मेंबरान असेंबली थे वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उनका बनाया गया कानून उसको रद्द कर दिया गया है, ताकि क्योंकि अब जो है वो सेनेट तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर सकती, तो अभी इस मामले में नई जो पार्लिमान वजूद में आएगी उसी को इख्तियार हासिल होगा कि वो इस मामले को टेक अप करे या फिर कि जो केयर टेकर सेट बनेगा वो रिव्यू में चला जाए में जाता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि रिव्यू
वही 184(3) के तहत जो मामला पहले चल रहे थे, या बाकी जो केसेस रिव्यू में आते हैं, उनका स्कोप बहुत कम होता है कामयाबी का। उसकी वजह यह है कि रूल्स के मुताबिक वही बेंच समाअत करता है जिस बेंच ने फैसला किया हुआ होता है। तो पाशा साहब, जितनी फुर्ती साबिका हुकूमत ने दिखाई कानून साजी में, वो तो सारा बेअसर हो गया ना। फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन वो सब इनइफेक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल, देखें जो फुर्तियां आखिर में साबका हुकूमत ने दिखाई हैं कानून साजी के हवाले से, वही फुर्तियां अब सुप्रीम कोर्ट में आपको नजर आएंगी। तो ये अब सिलसिला चल रहा है। आप देखें, ये हम तो ये कहते हैं कि जस्ट जो इंसाफ होता नहीं है, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो ये अब जो इंसाफ होता नजर आ रहा है आपके सामने है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये दो कवानीन ऐसे थे जिनके हवाले से उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। 2 मीटिंग्स हुई हमारी इन्हीं मामलात में, जिस पे हमने भी अपना इनपुट दिया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है और ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर और फ्री कैन को भी। तो अगर ये ऐसी अमेंडमेंट या ऐसी कानून साजी हो जाए तो ये आम लिटिगेंट को बेनिफिशियल होगा। तो हम तो ये सोच के हमने अपनी इनपुट दी थी साबका हुकूमत को। तो पाशा साहब, अभी तो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार दिया गया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला भी दैट इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक फुर्ती वो है जो हुकूमत दिखा गई और अब फुर्ती आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखाई देगी, तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं फिर आप? देखिए, मैं इंतहाई अदब से एक बात करता हूं कि जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, 3 रुकनी बेंच मुसलसल जिस तरह फैसले करता आ रहा है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं वो बात नहीं करना चाहता। मैं अदलिया का बस बहुत एहतराम करता हूँ, हमारे बड़े हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसकी बेंच की जो फॉर्मेशन है उसको देख लें, सारे लाइक माइंडेड जजेस हैं, सब कुछ वही है। देखिए, एक डेजिग्नेट चीफ जस्टिस है, एक उनके बाद सीनियर मोस्ट जज है सरदार तारक मसूद। वो सिर्फ इस वजह से उन्होंने बेंच से रिक्यूज किया, रीजन उसकी ये बताई कि चूंकि एक कानून आ गया है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के लिए 3 रुकनी कमेटी बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस होंगे। वो एक तो ये फैसला करेंगे कि कोई भी केस जब आता है तो क्या ये 184(3) में लाई करता है या नहीं करता, उसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो 3 रुकनी जो कमेटी होगी वही बेंचेस की तश्कील करेगी। अब वो कानून स्टेटस को उसका हो गया, आर्टिकल 75 के अभी उसके प्रोसेस में जारी था, उसमें अभी सदर मुल्क के पास गया हुआ था और उसका फैसला आना था, उसको स्टेटस को जारी कर दिया। लेकिन जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उस वक्त से लेके आज तक किसी बेंच में भी नहीं बैठे, और इस वजह से नहीं बैठे कि वो कैटेगरिकली ये कह चुके हैं कि वो कानून चूंकि बन चुका है और उस कानून की मौजूदगी में वो ये समझते हैं कि तमाम ये जो बेंचेस तश्कील हो रही है ये गैर कानूनी है। तो देखें, एक वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उन्होंने 1 महीने के बाद इस मनसब पे फायज होना है। बाकी वो जजेस हैं 6-7, वो भी जजेस मौजूद हैं। लेकिन पाशा साहब, ये उससे पहले अगर यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला भी सुना देती है, तो देन हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये तो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि जिस तरह पार्लियामान ने आखिरी दिनों में कानून साजी करने में फुर्तियां दिखाई, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद इसी तरह की फुर्तियां दिखाए। आप देख लें, तहलील हुए अभी 2 दिन नहीं हुए, स्याही खुश्क नहीं हुई और आज ये फैसला आ गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है।